नहीं कर पाया, लेकिन प्रायर नॉलेज की बेसिस पे इंशाल्लाह जो कुछ हुआ डिलीवर होगा, और द डिलीवरी माइट नॉट बी अप टू द मार्क, लेकिन इंशाल्लाह इट विल बी एन एफर्ट। ठीक है, नहीं कोई मसला नहीं, आप ट्राई कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। वेल सबसे पहले जिस तरह मैम ने आप सबको बताया कि सीएसएस के हवाले से कि यानी हमारे पास सीएसएस कास्केडिंग स्टाइल शीट्स हैं, और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जिस तरह मैम ने यानी छोटे छोटे कंपोनेंट्स पे आपको जो है वो स्टाइलिंग सिखाई या जो डिज़ाइन है वो थोड़ा बहुत करके दिखाया ना, तो मैं इस चीज़ को एज अ होल लेके जाऊंगा कि यानी आजकल की जो मॉडर्न वेब डेवलपमेंट है वो किस बेसिस पे हो रही है और सीएसएस पे उसका क्या रोल है। तो इंशाल्लाह विल बी स्टार्टिंग। सबसे पहले मैम सबसे पहले केस स्टडी कर लें और फिर मैं सीएसएस के फ्रेमवर्क्स के हवाले से भी बता दूंगा। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है। वेल सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह हमारे सामने वेबसाइट है, ये गूगल स्टेडिया की वेबसाइट है, और इट्स वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न और स्लीक डिज़ाइन पे बेस्ड वेबसाइट है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यानी ये जिस तरह हम लोगों ने वेल बिल्डिंग ब्लॉक्स वही चीज़ें हैं जिस तरह अभी मैम ने यानी डेफ या स्पैन टैग करवाया और इस तरह की चीज़ें, यानी उसी तरह ग्रेडियंट भी लगेगा, उसी तरह कलर्स, लेकिन अगर हम यानी उस अप्रोच से चलेंगे कि बिल्कुल जो हमारे पास वैनिला या कोर सीएसएस है हम उससे लेके इस तरह की वेबसाइट बना लेंगे, तो ये इंतहाई एक यानी कठिन मरहला होगा और हो सकता है हम उसमें सक्सेसफुल भी ना हो सकें। तो इसके लिए हमारे पास सीएसएस को यानी पावर अप करने के लिए जो चीज़ें आती हैं, लेट सपोज मैं भी आपको एग्जांपल दूं कि यानी अभी मैम ने कुछ देर पहले स्पैन और डिव के हवाले से एग्जांपल दी, तो हमारे पास ये जो तकरीबन 20 लाइंस का कोड है, इसे लिखते हुए भी यानी हमें यानी कुछ इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बनाने के लिए और देन इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 1 से 1.5-2 मिनट लग गए, और इसके रिजल्ट में हमें जो साइट मिली तो वो ये मिली। वेल यहाँ पे थोड़ा सा इसके भी बताता चलूँ, स्पैन और डिव मेन चीज़ जो है वो आपके वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। जिस तरह के यानी ये कंटेनर हैं, जिस तरह यानी हमारे पास न्यूज़पेपर पे हर चीज़ एक फुली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है, कि यानी कोई कॉलम, किसी कॉलम निगार का कॉलम है तो वो कॉलम के ही शेप में होता है। इसी तरह यानी जब हम वेब पेज डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ये एक थोड़ा एडवांस्ड लेवल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वायर फ्रेमिंग। एशले बखूबी वाकिफ़ होंगे इससे। तो ये वायर फ्रेमिंग वगैरह यानी वो चीज़ें पहले कंप्लीट बनती हैं और उसके बाद ये चीज़ें फिर यानी हमारी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें इम्प्लीमेंट होती है। तो स्पैन और डिव में मेन चीज़ ये थी कि जो इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स का फ़र्क होता है। स्पैन ये चीज़ है, अब जिस तरह मैंने लिखा जमशेद और मुबशर और गुड फोक्स, तो यानी जमशेद मुबशर इस तरह करते करते तकरीबन हम आधी क्लास के नेम्स जो हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगेन हमारे पास जो विड्थ है वो फुली वेब पेज की कवर नहीं होगी। अगर हम इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो यानी यहाँ तक भी लेके जाएं तो अगर ये है कि ये चीज़ फुल विड्थ नहीं लेती। इसी के मुकाबले में जो हमारे पास है एशले और हादीज अ गुड गाय, उसे मैंने डिवीजन टैग में रखा है, और डिवीजन टैग जो है वो हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट से मुराद ये है कि वो कंप्लीट विड्थ ले लेते हैं। तो ये तो यानी थोड़ा सा डिफरेंस था इनमें। मैंने चीज़ों को काफ़ी सिंपल रखा है ताकि यानी इजीली समझ आ सके। लेकिन यहाँ पे कहने की बात यह है कि आपने यानी HTML CSS अगर बिल्कुल स्क्रैच से करना है तो आप देख लें, इस पे 1-2 मिनट भी लग गए, कुछ आपका थॉट प्रोसेस भी लग गया, टाइम भी लग गया, लेकिन इन द वेरी एंड जो हमारे पास रिजल्ट निकला वो और कुछ नहीं तो जस्ट एक टेक्स्ट ही है। और अगेन टेक्स्ट बेस्ड जो हमारे पास साइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिडंडेंट हैं। इसके अलावा हमारे पास अभी CSS स्पेसिफिसिटी की बात हुई, तो ये W3 स्कूल्स की साइट पे आप CSS स्पेसिफिसिटी से रिलेटेड काफ़ी अच्छा रूल है। रूल ये है कि यानी वही जिस तरह मैम ने बात की कि एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS। तो यानी एक्सटर्नल का आप ले लें 1 पॉइंट है, जो हमारे पास इंटरनल है उसके 10 है और इनलाइन के 100 है। तो यानी यहाँ पे आप फिर इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि यानी लेट्स सपोज H1 टैग है और उस H1 टैग में मुख्तलिफ जो हैं वो चीज़ों से टारगेट कर रही हैं, तो यानी हमारे पास जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, जिस तरह इनलाइन की सबसे ज़्यादा, तो वो 100 होगी और वो उसको यानी वो वहाँ पे
हमारे पास यानी वो चीज़ अप्लाई होगी। खैर ये स्पेसिफिसिटी से रिलेटेड एक आपको चीज़ बतानी थी कि ये टूर है इनका W3 स्कूल्स वालों का, तो ये चीज़ काफ़ी बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को बताती है। तो वो बात ये हो रही थी कि यानी इतना हम कोड लिखते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, और उसका एंड रिजल्ट जो था वो जस्ट एक टेक्स्ट बेस्ड साइट थी। और हमारी अप्रोच क्या है, जो चीज़ बनाना हम चाह रहे हैं, तो वो ये है कि यानी हम इस तरह की, जिस तरह की गूगल स्टेडिया की साइट है, हमारे पास नेटफ्लिक्स की साइट है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का होम पेज आ गया, अमेजोन का होम पेज आ गया, तो यानी इस तरह की साइट्स हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाना जो है ना, वो हमारे लिए थोड़ा सा टेडियस भी होगा, और हो सकता है हम उस चीज़ को अचीव भी ना कर सके। तो वहाँ पे चीज़ें आती हैं हमारे पास CSS के प्री प्रोसेसर्स और CSS के फ्रेमवर्क्स। प्री प्रोसेसर्स में दो हमारे पास बहुत ट्रेंडिंग हैं, जिनमें एक सैस है और एक हमारे पास लेस है। अब CSS प्री प्रोसेसर्स और फ्रेमवर्क्स में मेन फ़र्क ये है कि प्री प्रोसेसर्स में हमारे पास प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस तरह लूप्स हैं, वेरिएबल्स हैं, स्विच या कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें यानी थोड़ी एम्बेडेड फॉर्म में हमारे पास, हम जब उसे HTML में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो चीज़ CSS की प्री प्रोसेसर होती है। और प्री प्रोसेसर का मेन फ़ायदा हमारे पास ये है कि यानी हमारी वेबसाइट की स्केलेबिलिटी, यानी अगर वो छोटी साइट है, बड़ी साइट है, या हम उसमें कोई प्लगइन या फ्रेमवर्क ऐड करेंगे, तो उस चीज़ को यानी वो एक बैलेंस्ड वे में रखती है। ये प्री प्रोसेसर्स हैं। और इसमें मेन चीज़ सैस और लेस यूज़ होती है। देन हमारे पास फ्रेमवर्क्स की बात आती है, तो फ्रेमवर्क्स ये चीज़ है कि यानी रीयूजेबल पीस ऑफ कोड्स हमें दिए जाते हैं, और एक कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर भी होता है उसके अंदर। यानी हम इजीली जो चीज़, यानी लेट्स सपोज अगर गूगल स्टेडिया का क्लोन हम बनाना चाह रहे हैं, तो वो मेल उस पर हमारा महीना लग जाएगा अगर हम बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ें बनाएंगे। लेकिन और हाँ, उसकी फंक्शनैलिटी भी अगर स्क्रैच से बनाएंगे तो वैसी नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग फ्रेमवर्क्स को यूज़ करेंगे, तो हो सकता है कि आज शाम को स्टार्ट करूँ और कल रात तक या कल सुबह तक इजीली हम उस चीज़ का क्लोन बना लेंगे, बिकॉज फ्रेमवर्क हमें पावर अप करते हैं कि हमारे पास यानी पहले से कुछ बॉयलर प्लेट्स मौजूद होती हैं। बॉयलर प्लेट्स मतलब एक ऐसी टेम्पलेट जिसमें HTML, CSS और किसी हद तक जावास्क्रिप्ट भी इनकॉर्पोरेटेड होती है। जो चीज़ हम करना चाह रहे होते हैं वो फंक्शन इजीली हो जाता है। मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि जो चीज़ें अभी तक मैंने कही आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आई होंगी, बिकॉज जब तक हम इसको डेमो नहीं देखेंगे तो इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो लेट्स कैरी ऑन टू, और यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क का मैं जिक्र करूँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पहला हमारे पास बूटस्ट्रैप आता है। बूटस्ट्रैप इंतहाई ट्रेंडिंग फ्रेमवर्क है CSS का। ये ट्विटर ने बनाया था, और उस वक्त से लेके अब तक यानी अगर सबसे ज़्यादा कोई CSS की चीज़ यूज़ हो रही है तो वो बूटस्ट्रैप है। इसके अलावा हम मटेरियलाइज यूज़ करते हैं। मटेरियलाइज ये है कि इसका मेन जो ओरिजिन है वो मटेरियल डिज़ाइन एक कंप्लीट एक फील्ड है, उससे यानी लिया गया कि यानी जिस तरह हम रियल वर्ल्ड में चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, उसे हम कैसे एक वेब पेज में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो वो इस हवाले से चीज़ आ जाती है। लेस और सैस का मैं आपको पहले ही बता दूँ, जिस तरह इनकी टैग लाइन है, इट्स अ CSS विद जस्ट अ लिटिल मोर। तो सैस का भी सेम सीन ही है कि ये कहते हैं यानी CSS विद सुपर पावर्स। तो मतलब आपको चीज़ें मैनेज करने में ये आसानी दे देते हैं। इसके अलावा स्केलेटन भी एक है, लेकिन नॉट एज मच पॉपुलर एज कंपेयर टू मटेरियलाइज, बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड। टेलविंड इंतहाई ट्रेंडिंग अगर कोई टेक्नोलॉजी कह सकते हैं CSS की फ्रेमवर्क्स में, तो वो टेलविंड आती है आपके पास। हम टेलविंड को इंशाल्लाह भी यूज़ भी करेंगे ताकि आपको और बेहतर तरीके से पता चल जाए। बूटस्ट्रैप का होम पेज है। अच्छा, अब और देन बल्म भी हमारे पास एक काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है CSS के हवाले से। आप सबको मैं एक रिसोर्स बताऊंगा जो कि ब्रैड ट्रेवर्सी मीडिया यूट्यूब चैनल है। तो वहाँ पे आप लोगों को क्रैश कोर्सेज इनके मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स का फ़ायदा ये होता है कि यानी आपको 50-55 मिनट में कंप्लीट इस चीज़ का ओवरव्यू मिल जाता है। और जहाँ तक हम सब का एक्सपीरियंस है कलेक्टिव एज अ क्लास, आप सबको पता है कि जितना बंदा प्रोजेक्ट्स करने या खुद कोड करने से सीखता है, इतना यानी किसी ट्यूटोरियल से नहीं सीखता। तो क्रैश कोर्सेज आर द बेस्ट रिसोर्सेज आउट देयर। और इंशाल्लाह हम अब आगे बढ़ते हैं मेन चीज़ की तरफ। जहाँ पे बात एक्चुअली हादी ने मुझे बोला था कि आपने जो है वो लाइव कोड करनी है, कोई चीज़ कोई भी छोटा मोटा कंपोनेंट आपने जो है वो उसकी केस स्टडी देनी है। तो मैंने कहा कि मेन चीज़ जिसकी केस स्टडी है ना,
काफ़ी यानी अट्रैक्टिव चीज़ भी होगी, तो वो ये होगा कि गूगल का जो होम पेज है, यानी वो पेज जिससे रोज़ाना हमारी जो है ना पाया पड़ता है, मैं यही कहूँगा, तो उसको हम इंशाल्लाह क्लोन करने की किसी हद तक कोशिश करते हैं। वेल यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन या थॉट प्रोसेस ये होगा कि ये देखिए, ये जो गूगल का ये है, ये इट्स जस्ट एन इमेज के, यानी हमारे पास सेव हो रही है तो जस्ट एन इमेज है। उसके बाद हमारे पास एक सर्च बार है, और नीचे ये चलें लकी शक्की जो है ये बाद में लगा लिया जाएगा, लेकिन मेन चीज़ जो है हमारे पास एक बटन हम लिखने लगे। तो मेन चीज़ हमारे पास तीन, एक इमेज है, एक सर्च बार है और एक बटन है। तो हमने अभी यानी इसे मेन इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा इस हवाले से एक वो दे दूँ, एक डेमो दे दूँ। ये मैंने अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो इसको इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट किया था। इसका डेमो, ये चीज़ बन के ये तैयार होनी है, यानी एक आइडियल डीसीएससी का सर्च इंजन यानी हम बनाते हैं इसको, यानी मैं इसको क्लोन बनाने की कोशिश कर रहा था ना, तो यानी एक आइडियल क्लोन है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस यस जी जी यस राजा। जी 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 हाँ। तो इस चीज़ को अभी मैंने थोड़ा सा देखा, तो वो ये था कि हम यानी एक आइडियल डीसीएससी का सर्च इंजन बनाते हैं, और बहुत यानी इसमें चीज़ें बाकी भी हैं, जिस तरह आप यानी ये हमारे पास नैव बार आ जाती है, then फिर आपका अपना अकाउंट और ये सारी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल की चीज़ आ जाती है। मेन चीज़ जो गूगल सर्च इंजन पे है वो उसकी एक इमेज है, उसका सर्च बार है और उसका सर्च बटन या सबमिट बटन आ जाता है। तो अब देखते हैं कि मैंने इस चीज़ को कैसे जो है वो इनकॉर्पोरेट किया। जाते हैं हम अपने यहाँ पे आईडी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन जो है वो हमारे पास वीएस कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड, लेकिन चूंकि जब मैं सीख रहा था तो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता था सबलाइम टेक्स्ट को, तो वो उस वक्त की मेरी आदत है, लिहाजा मैं इसे ही फ़िलहाल यूज़ करूँगा। अच्छा, हमारे पास ये पुरानी जो हमारी जहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले वो किया था, और ये एक न्यू .html की फाइल है जो अभी बिल्कुल ब्लैंक होगी, और इससे पहले ये इस तरह की थी। तो अभी हम इस पे लाइव देखेंगे कि ये चीज़ हमने कैसे की। मैं बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्ट अप्रोच से जाऊँगा, बहुत ज़्यादा टैग्स या बहुत ज़्यादा जो बारीकियाँ हैं उनकी तरफ नहीं जाऊँगा, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत इजीली समझ आ सके। तो HTML लगा लिया। अच्छा, ये अब खुद ब खुद वही मैम्बली बात आ जाती है कि यहाँ पे याद कुछ भी नहीं करना। वही बात है कि अगर हम हिफ्स पे लग गए तो वो हिफ्स ही होता रहता है और फिर बंदा आगे नहीं निकल सकता। और ज़्यादातर जो हमारे पास यानी प्रोग्रामिंग ट्यूटर्स हैं वो भी इसी चीज़ को वो करते हैं कि आप यानी इन द वेरी फर्स्ट को अगर किसी टेक्नोलॉजी को सीखते हैं तो उससे हल्का फुल्का गो वेंट करके निकल जाएं, और देन फिर एक दो प्रोजेक्ट्स उसमें करेंगे जब आप, तो तभी आपको समझ आएगी। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी जो थोड़ा या उससे भी थोड़ा है, उससे मैंने यही चीज़ सीखी है कि जब तक बंदा प्रोजेक्ट नहीं करता किसी टेक्नोलॉजी में, तो वो ऐसे ही है कि हम बस जस्ट बुक्स पढ़ जाएं और हमारी जो है ना वो वैलिडेशन ना हो हमारी स्किल्स की। तो ये जो हमारे पास आईडी है सबलाइम टेक्स्ट, ये हमें ऑटो कंप्लीशन के फीचर देती है। मैं जस्ट HTML लिख रहा हूँ और ये कंप्लीट हमें दे रहा है। अच्छा, टाइटल आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं, हम लोग लिख लेते हैं DCSC सर्च इंजन। भाई बुला रहा है आपको। एम आई ऑडिबल? जी जी आ रही है आवाज आपकी। जी जी। तो ये टाइटल डल गया। बाकी वो फेविकॉन या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसकी तरफ मैं अभी बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। फेविकॉन ये यानी जिस तरह गूगल स्टैडिया वालों का एस डला हुआ है यहाँ पे, हम इस तरह यानी DCSC के लिए DCSC का आइकन भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। पहले इस मेन चीज़ की तरफ आते हैं। तो टाइटल चेंज करने से हमारे पास ये हुआ कि इसे मेन्यू टैब में खोल, तुम समझ आ जाएगी कि यानी ये जो इसका मेन चीज़ थी वो हमारे पास आ गई। देन हम आते हैं। अच्छा, अब मेन चीज़ ये थी कि जितनी भी हम लोग यानी स्क्रैच से जो कोडिंग करते थे और उसमें रिस्पॉन्सिवनेस और दूसरी तीसरी सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए यहाँ पे मैं एक चीज़ यूज़ करूँगा जिसे हम कहते हैं बूटस्ट्रैप CDN। अब बूटस्ट्रैप CDN से मुराद मेरा ये है कि
CDN मीन्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कि यानी ये वो नेटवर्क है जिस पे बूटस्ट्रैप का सारा कंटेंट जो है वो क्लाउड पे शिफ्टेड है। यानी वहाँ पे जाहिर सी बात है बूटस्ट्रैप की कुछ CSS फाइल्स होंगी जिसमें काफ़ी डिटेल में कोड लिखा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप पावर्स मोर देन 7.9 मिलियन वेबसाइट्स वर्ल्ड वाइड। तो यानी बूटस्ट्रैप इतना ज़्यादा ट्रेंडी है। अब इसको यूज़ करने के 2-4 तरीके हैं, जिनमें मोस्ट जो है वो 2 पॉपुलर हैं। कि यानी मैं बूटस्ट्रैप की जो साइट अभी मैंने खोली थी, इस वेबसाइट पे मैं जाऊँ, बूटस्ट्रैप डाउनलोड करूँ, उसका सेटअप और देन उसे चलाऊँ लोकली, और फिर ये हमारे पास आ जाएगा। दूसरा जो अच्छा तरीका है वो ये है कि हम बूटस्ट्रैप CDN यूज़ करें। CDN वही कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है जो कि यानी इनके क्लाउड पे होस्टेड है। हम इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे ये हमें 2-4 लाइंस का कोड होता है जो कि यानी रेफर करता है इनकी क्लाउड साइट पे। उसको हम यानी अब ये मुख्तलिफ वर्जन्स भी है, 4.6 और देन जो बिल्कुल अभी नया है लेकिन बेटा स्टेट पे है 5 का बता रहा है। तो आप यानी वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। चूँकि मैं पहले ही ले आया हूँ इसे यहाँ पे, तो मैं इसे मैंने कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। अच्छा, आप इसमें आप इसे 2 तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है इस लिंक में, जस्ट वही चीज़ है कि लिंक टैग जो हम लगाते हैं वही लिंक टैग लगा हुआ है। और देन href जो हमारे पास टैग है उसमें आप इसका लिंक पोस्ट कर देंगे पेस्ट, तो वो सारी चीज़ें उसी तरह काम करेंगी। तो हम थोड़ा जल्दी लेके चलते हैं इस चीज़ को। देन अब आते हैं बॉडी की तरफ। अब इस लाइन को ऐड करने से ये हुआ कि हमारा बूटस्ट्रैप की इस लाइन को ऐड करने से ये हुआ कि हमारी जितनी भी यानी जो स्क्रैच है, हम छोटी छोटी चीज़ें लिखते हैं मेटा टैग में, या जो चीज़ें मतलब हम चाहते हैं, अक्सर हम व्यू पोर्ट यूज़ करते हैं कि यानी मोबाइल स्क्रीन पे ये साइट इस तरह खुले, और अगर 560 पिक्सल या उससे ऊपर चली जाती है, मतलब मोबाइल स्क्रीन से बड़ी होती है विड्थ, एक टैबलेट या आईपैड पे चली जाती है, तो फिर उसे कैसे खुलना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें बजाय मैं खुद लिखता, मैंने इन 2 लाइनों से वो काम करवा लिए। अब हम आगे जाते हैं। अब बॉडी टैग में मेन चीज़ हमने क्या लिखना है। अब आप चीज़ को कॉपी क्लोन कर रहे हैं, उसकी तरफ आते हैं कि उसमें क्या हुआ है। तो गूगल किधर गया, ये गूगल को हम क्लोन कर रहे हैं, तो मतलब सारी चीज़ें, पहली बात ये कि सेंटर में है। तो सबसे पहला जो टैग हम लगाएंगे वो यही लगाएंगे कि हर चीज़ सेंटर में है। सेंटर में आ गई, देन उसके बाद हमारे पास मेन चीज़ जो आनी है वो ये होगी कि सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे इमेज आएगी, और देन फिर ये सर्च बार और सर्च बटन को लेके आएंगे। अब इसके लिए भी मेन चीज़ ये हमारे पास आती है कि हम इस चीज़ को ऐसा करें कि हम इसे अगर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो हमारे पास फॉर्म की एक क्लास है जिसे हम फॉर्म कंट्रोल कहते हैं। उससे ये होगा, उसे इंशाल्लाह आगे जाके मैं बताता हूँ कि हम इसे फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म का मेन पर्पस क्या है और हमें इसे फॉर्म का जो मेन चीज़ है वो क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं। इसको एक नेम दे दिया, और देन हम अब अपने जो है ना कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं। इमेज टैग यूज़ करेंगे। सोर्स हमारे पास, अब ये जो इमेज है वो मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, मैं उसको यहाँ से उठाऊँगा। इसका जो है तो एड्रेस ये हमने उठा लिया, और देन वी आर गोइंग बैक, और नाम भी इसका मुझे सही तरीके से नहीं आता, ये उठा लिया। और ये हमारे पास यानी इमेज डाली तो सबको आती है। ऑल्ट टेक्स्ट में हम ऑल्ट यूज़ होता है कि कोई स्क्रीन रीडर हो, या अगर इन केस कोई बैंडविड्थ का इशू हो, हमारे पास इमेज लोड ना हो रही हो, तो उस केस में अल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज़ होगा कि हाँ यहाँ पे यार कोई सर्च यूँ इस तरह हमसे कुछ डिफाइन कर सकते हैं, सर्च लोगो। नेमिंग वेरिएबल्स को जिस तरह हम लैंग्वेजेस में यानी अपने कैमल केस यूज़ करता हूँ मोस्टली, आप कोई भी यानी इस तरह का बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप चाहते हैं या आपकी आदत है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छा मेन चीज़ आती है कि स्टाइलिंग किस तरह से होगी। यहाँ पे और कुछ भी हमने नहीं करना, जस्ट हाइट और वेट को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे अपनी साइड से, तो फिर देखते हैं क्या होता है। वेट हम चूँकि मैंने ये मेरा अपना एक प्रोजेक्ट भी था और मुझे इसकी करने से यानी काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया था। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि इसकी मैंने उस टाइम पे हाइट क्या रखी थी,
तो दैट इज 304 पिक्सल्स विड्थ और हाइट 228 पिक्सल्स की थी। 304 का ये हो गया हमारे पास, और हाइट हमारे पास हो जाएगी 200 और जैसे 228 पिक्सल्स। अब हमें देखते हैं कि यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे शो हो रहा है या बस जो है चीज़ें फ़िलहाल हवा में ही हैं। आ तो गया ये किसी हद तक, लेकिन वो बात है कि इसमें और इसमें अब बड़ा ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि यानी पूरा पेज है ना, तो हम इसको टॉप मार्जिन है अगर सिर्फ इमेज पे लगाएंगे तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, बजाय इसके कि हम यहाँ पे इसे कहते हैं इंटरनल स्टाइलिंग। हम बल्कि ये तो जस्ट स्टाइल टैग यूज करके भी हो सकता है, तो हम स्टाइल टैग ही यूज करते हैं और यहाँ पे हम यूज करते हैं पूरी बॉडी इसमें कवर हो, और बॉडी में जो कवर होगी चीज वो ये होगा कि हमारे पास मार्जिन जस्ट वैसे सब साइड से हम तकरीबन 7 to 10% की लेते हैं, तो 7% की लेके देखते नहीं आता फिर 10 की लेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत नीचे आ गए गूगल की तरह, थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं। बस इधर 10% तक चलें फिलहाल। एरियाज में ताकि यानी जो हमारा वर्क फ्लो वो थोड़ा तेज चले। यहाँ पे जो बात मैंने की थी कि इस चीज को फॉर्म के एलिमेंट के अंदर रखने का मेन मकसद ही ये था, बिकॉज एक बेस्ट प्रैक्टिस यूज की जाती है कि जितने भी सर्च इंजन हैं, आइदर इट्स गूगल, इट्स माइक्रोसॉफ्ट बिंग या कोई भी सिनेरियो है, तो यानी ये इंटरनली होते हैं, इंटरनली सेंट्रलाइज्ड होते हैं ना। तो इस चीज को इनकॉर्पोरेट करने की बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है कि हमें यानी फॉर्म में यूज करें, और फॉर्म की एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं फॉर्म कंट्रोल ऐसा करता है कि जितने भी हमारे पास यानी टैग्स हैं, जितने भी यानी टैग्स हैं या एलिमेंट्स हैं, उनको 100% ऑफ विड्थ ऑफ दैट एलिमेंट इन विच दे आर स्टोर्ड। तो यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि सेंटर एलिमेंट के अंदर सेंटर की यानी जाहिर है वो होगी उसकी एस्पेक्ट रेशियो सेंटर पे, तो ये सेंटर से भी आगे फॉर्म को ऐसा कर रहा है कि उसको कंट्रोल में रख रहे उन जो हमारे एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे यूज होगा हमारे पास फॉर्म कंट्रोल। हम आगे चलते हैं इस हवाले से। तो आप लोगों ने देखा कि यानी वो जिस तरह प्रॉपर्टी लगाई तो किसी हद तक वो शक्ल सूरत जो है ना वो बेहतर होने लग गई। यहाँ पे अब आप लोगों को मेन चीज इसकी जो है ना थोड़ा सा इशू आ रहा होगा कि हर जगह मार्जिन टॉप लगाने का मेन मकसद क्या था। तो मार्जिन टॉप मेन लगाने का ये मेन मकसद था कि किसी तरह चीजें, अब देखें ये सबमिट बटन इतना करीब है और गूगल वालों का कितना जो है वो प्यारा लग रहा है और नीचे भी है, तो थोड़ा सा उस चीज को जो है वो करने के लिए हम लोगों ने भी जो है वो मार्जिन टॉप। लेकिन अगेन यही बात है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में जरूरी नहीं है कि यानी जो चीज हम लोग यहाँ पे क्लोन बनाने के लिए चीज कर रहे हैं वही चीज एक्चुअल भी जो है ना वो यहाँ पे हो रहा हो। यहाँ पे तो इनके यानी काफी एडवांस लेवल के एआई के एल्गोरिथम्स लगे होंगे, कुछ चीजें इनकॉर्पोरेटेड होंगी, लेकिन यहाँ पे यानी उसकी जो मेन बस पिक्चर वगैरह है उसको हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे थे, और ये किसी हद तक कंप्लीट हो गया। इसको अब हम देखते हैं प्रॉपर। तो आप लोगों ने देखा कि मतलब ये जो CSS का बूटस्ट्रैप का एक फ्रेमवर्क है, CSS का फ्रेमवर्क जिसे बूटस्ट्रैप कहते हैं, उसकी 2-3 लाइंस हमने यूज की, उसका लिंक यूज किया। इसका लिंक मेन चीज क्या थी, CDN था जो कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क था। इनके क्लाउड होस्ट पे है ये सब कुछ। तो हमारी नहीं यहाँ पे मेन चीज है, जिस तरह हाशिम का कोड था या सिकंदर का कोड था, उन्होंने यानी एक्सटर्नल CSS फाइल्स लिंक की हुई थी। यहाँ पे हमने भी यही किया कि लिंक तो हमारी स्टाइल शीट ही हो रही है, लेकिन इट्स यानी एरोइंग टुवर्ड्स अ क्लाउड सर्वर, एक रिमोट सर्वर पे ये चीजें हमारी पहले से पड़ी हुई हैं और हमें कोई चीज जरूरत ही नहीं है। और इतने छोटे से यानी 3 हमने एलिमेंट्स लगाए, एक इमेज लगाई, एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया और एक बटन लगाया, उससे हमारा जो है वो क्लोन जो है किसी हद तक तैयार हो गया न्यू के नाम से। ये कंप्लीट हमारा।
इसी हद तक आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अच्छा, इसकी इमेज के हवाले से ये था, क्योंकि मेन यहाँ पे रोल ही इमेज प्ले कर रही है, तो उसके लिए ये है कि वेब डेवलपमेंट में आपके पास अगर फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के स्किल्स हैं तो इट विल बी अ वेरी प्लस पॉइंट। खैर आजकल वायर फ्रेमिंग के लिए यूज होता है एडोबी एक्सटी, तो वो चीज भी एक नेक्स्ट लेवल की आ जाती है। यहाँ पे ये था कि ये जस्ट मैंने वेब से एक तस्वीर उठाई थी और डीसीएससी का जो है वो ऊपर उसका वो पेस्ट हो गया, तो यानी यहाँ पे हमारा एक तरह का प्रोजेक्ट इनकॉर्पोरेट हो गया। होप सो ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्रोम के कुछ डेवलपर टूल्स हैं और उन्हें हम यानी वेब डेवलपमेंट में यूज करते हैं। यानी अब जिस तरह कोई आईफोन वाली मखलूक है तो वो किस तरह यानी इस चीज को उनके फोन पे कैसे खुलेगी, तो ये प्रॉपर हम यानी एक आईपैड पे भी ऐसे खुलेगा, सरफेस पे और गैलेक्सी का कोई फोन है या सैमसंग का है तो वो उस पे इस हिसाब से खुलेगा और एज अ वेबसाइट इस तरह खुलेगा। तो यानी ये चीज बताने का मेन मकसद ये था कि हमारी साइट जो है वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव भी है। अब मैंने रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इसमें कोई अपनी तरफ से कोई कोड नहीं यूज किया। वही बात है, मेन चीज जो आपको बता रहा था मैं कि हम लोगों ने अभी जो यूज किया ना स्पैन वाला, किधर गया स्पैन, ओपन विद सुब्लाइम टेक्स्ट, तो इसकी भी तकरीबन 20 लाइंस हैं और ये जो है इसकी तकरीबन 26 27 28 कर लें। तो इसका एंड रिजल्ट हमारे पास एक टेक्स्ट बेस्ड साइट थी और इसका एंड रिजल्ट आपके सामने ये है कि काफी एक स्लीक डिजाइन है जिसे हम अपने फिर डेटाबेस में जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड पे यूज करके इसे और भी इंटरेक्टिव बना सकते हैं और काफी हद तक जो है वो इसका जो है वो यूज लिया जा सकता है। अगर टाइम होता है तो मैं इसका आपको पीएचपी का डेमो भी दे दूंगा, लेकिन मेन चीज यहाँ पे ये फ्रंट एंड के हवाले से कि गूगल स्टेडिया की साइट थी ये और मैं चाह रहा था कि मैं इसे भी क्लोन करूं किसी हद तक, तो ये मेरा क्लोन था, आप सब देख सकते हैं कि यानी बस मैंने यूट्यूब की एक वीडियो इसके अंदर डाली और ये इनकी है और ये मेरा जो कि बिल्कुल ही 180 डिग्री पे है। इसकी इमेज थी लेकिन वो फिलहाल मुझे मिल नहीं रही थी, तो ये यानी किसी साइड पे थी चली गई थी। बताने की बात यही है कि यानी विद द यूज ऑफ फ्रेमवर्क्स या जो हमारे पास प्री प्रोसेसर्स हैं इससे हमारा काम फास्ट भी हो जाता है और हमारा काम बहुत हद तक हम उस चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब ये गूगल स्टेडिया का क्लोन एक मतलब कोर सीएसएस या वैनिला सीएसएस से बनाने की कोशिश की गई थी जो कि एक कंप्लीट फेलियर साबित हुआ। देन स्टेडिया की साइड को हम बंद करते हैं। हमारे पास ये अब जस्ट एक सिंपल सी रिपोजिटरी थी when I was learning CSS, तो यहाँ पे ये था कि ये जस्ट एक ग्राफिक है और जब हम उस पर करते हैं होवर करते हैं तो आप सबको होवर का भी एलिमेंट का पता है कि वो इसलिए यूज होता है और ये हमारे पास यानी एक ईद मैसेज या ईद ग्रीटिंग्स दे देता है। इसके अलावा हमारे पास एक्चुअली ये चीज दिखाना या ये चीज दिखाने का मेन मकसद ये था कि बिल्कुल जो यानी सीएसएस कोर से अगर आप चीजों को लेके स्टार्ट करेंगे ना तो आपके पास वो वेबसाइट बनेंगी जो आज से तकरीबन 10 या 20 साल पहले की थी। जिस तरह ये अमेज़न का वेब पेज 1997 का ये वाला, इस तरह की साइट्स टेक्स्ट बेस्ड साइट्स जिनमें आप यानी आगे प्रोसीड करते थे तो जस्ट इससे हाइपरलिंक्स की मदद से, और ये रहा आज का अमेज़न का जो है वो साइट है जो कि यानी उसकी 180 डिग्री पे है। और ये एक डार्क वेब की साइट है कि मतलब वहां पे आपको यूजर इंटरफेस की इतनी वो नहीं होती, तो आप जस्ट यानी वैसे ही एक साइट बना देते हैं टेक्स्ट बेस्ड साइट, बिकॉज वहां पे मेन चीज आपका पर्पस होता है ना कि आपका यूजर इंटरफेस। देन नेटफ्लिक्स आजकल काफी ट्रेंडिंग होता है हमारे इर्द गिर्द और इसकी यानी काफी एक डायनेमिक किस्म की साइट है। माइक्रोसॉफ्ट का अगर बात करते चले तो माइक्रोसॉफ्ट की जो वेब पेजेस की एक स्पेसिफिसिटी है वो ये है कि यानी ये लोग बैनर इमेजेस यूज करते हैं। अभी इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ मिनट्स में आपको ये टेल ब्लॉक से काफी अच्छा फ्रेमवर्क है, मैं इससे आपको यानी इसका किसी हद तक क्लोन बहुत जल्दी और जो है वो फास्टली इसको क्रिएट करा के कोशिश होगी यही। इसको मैं बंद कर दूं ज्यादा चीजों को, बूटस्ट्रैप को भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। खैर ये खुद में काफी एक नई टेक्नोलॉजीज है। अब जिस तरह ये गूगल आईओ की वेबसाइट है यानी एक जाहिर है काफी बेहतरीन प्रोडक्ट डिजाइनर्स ने इस चीज को डिजाइन किया होगा और मतलब काफी इंगेजिंग किस्म के एक आप नीचे जाते हैं तो गेम स्टार्ट हो जाती है। और अगेन यह है कि इस तरह की चीजों को आप जब
एक्सेस या इस तरह की चीजों को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो वो अकेली सीएसएस से नहीं हो पाता, उसके लिए फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं। देन अगेन फिर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स यूज हो जाते हैं जो कि अगेन नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। यहाँ पे एक जस्ट एक सिंपल पेज था, इसको अगर आप देखें, ये अब ये है कि ये वैनिला जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड साइट है और इसका यानी ये भी इसमें जो कंपोनेंट्स यूज हुए टेल ब्लॉक्स के यूज हुए। मैं बताता हूँ टेल ब्लॉक्स कैसे यूज करते हैं। लेट्स सपोज अब हमारे पास यानी बिल्कुल भी टाइम नहीं है और हम लोगों ने एक साइट क्रिएट करनी है, तो मैं इसे जल्दी बनाऊंगा। लेट्स सपोज dcsc.html हम इसे दे देते हैं और हम इसे सबलाइम में खोलते हैं। हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने बनाना यह कि कोई भी यानी डीसीएससी से रिलेटेड हम ये कर सकते हैं कि जिस तरह देखते हैं क्या होता है फिलहाल। ये यानी हमारे पास अच्छा टेल ब्लॉक से सीन है कि ये टेलविंड का एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है टेलविंड के हवाले से, जिसमें हमें कोड स्निपेट्स पहले से दिए होते हैं। अब कोड स्निपेट्स देने का ये मकसद है कि यानी आप चीजों को इनकॉर्पोरेट एकदम में कर लें विद इन अ क्लिक, और उसके बाद आप अपने बिजनेस लॉजिक या जो आपका मेन आप जो मतलब आपकी एप्लीकेशन का क्राइटेरिया है आप उस पर ज्यादा फोकस करें, ना कि इधर से डेफ टैग को हटाते फिरें या बाकी चीजों को जो है ना इनकॉर्पोरेट करें। तो मेन चीज हमारे पास ये आती है। हमने ब्लॉग नहीं बनाना तो हम उन चीजों को छोड़ देते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ये यूज करते हैं इस तरह की इमेजेस, हम उस तरह का ये कॉल टू एक्शन भी आ जाता है एक। लेट्स सपोज हम एक साइट बनाते हैं डीसीएससी के हवाले से जहाँ पे हमने कुछ रजिस्ट्रेशंस लेनी है, तो हम इसका कोड यहीं से डायरेक्टली कॉपी करेंगे। खैर थोड़ा सा हम इसको जो है वो HTML का एक वो दे देते हैं और यहाँ पे हम H1 में थोड़ा सा ये दे देते हैं कि यार यहाँ पे मेन चीज ये भी कहूंगा कि आपके फॉन्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आप फॉन्ट्स बहुत अच्छे यूज करेंगे तो फॉन्ट्स का जो है वो काफी एक इम्पैक्ट पड़ता है, वो आप अभी देख लीजिएगा। और यहाँ पे इनका कोड इधर गया, कॉपी हो गया और अब इसे चलाते हैं। इट्स नॉट वर्किंग। अल्लाह खैर करे, ये चल ही रहा लेकिन पता नहीं क्या इशू है। खैर इसे बॉयलर प्लेट की तरह अगर यूज करें तो फिर ये कैसा रहेगा। ओह नो, फिलहाल ये क्यों प्रॉपर काम नहीं कर रहा, कोई सोचना कोई पड़ेगा। बात नहीं, खैर अक्सर ऐसे मौकों पे चीजें काम नहीं करती, मसला नहीं कोई। बस मैम ये है कि मतलब इस तरह का हम ये लगा सकते हैं। और ई कॉमर्स के अब जिस तरह हम लोगों ने अमेजोन की साइट देखी ना, तो मेन चीज हम अपने बिजनेस लॉजिक पे फोकस कर सकते हैं। ये एक सेक्शन डल गया, इसके नीचे हम कुछ स्पेसेस दे के ये भी डाल देते हैं और फिर हम देखते हैं कि प्रॉपर ये चीजें किस तरह काम करती हैं। ये यानी हमारे पास आ गया, लेकिन अच्छा मैं मेन चीज समझ गया, मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। लॉक्स टेल ब्लॉक्स ये खास हो रहा है लेकिन कोई राजा ठीक है, बस सही है, आपने काफी सारा बता दिया, ये इसको खुद एक्सप्लोर कर लेंगे। वाइंड अप करें। ठीक है मैम, थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, मुझे भी वक्त का समझ ही नहीं आई। तो इस तरह यानी आप अपने बिजनेस लॉजिक पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं बजाय इसके कि बाकी चीजों पे। ये टेल ब्लॉक्स को एक्चुअली ये तब नहीं हो रहा जिस तरह हमने सीडी यूज किया ना, तो वो सारी चीजें हम इसमें दोबारा यूज कर सकते हैं और वो सारी चीजें हो सकती हैं। होप सो थोड़ा बहुत ठीक है, समझ आया होगा आप लोगों को।
नहीं नहीं, काफी अच्छा था, थैंक थैंक यू यू वेरी राजा, मच। आपने बहुत थैंक यू। ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम दिया और बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी। मैं दो तीन चीजें जो राजा ने बोली, कमेंट्स और जो चीजें उन्होंने बोली उसको थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूंगी कि मैं खुद पर्सनली भी ऑब्सोलीट चीजें पढ़ाने के बिल्कुल भी हक में नहीं।